आनंद सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, चिल्ला चिल्ला करके बोलो, उसके बाद फिर अभी जो मध्य प्रदेश के दौरे में जिस तरीके से उन्होंने जो भ्रष्टाचार की अभी ये सारे पैनलिस्ट अपनी चर्चा कर रहे हैं, इन सबके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी आ गई भारतीय जनता पार्टी के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास, अमित शाह के पास, कि एनसीपी में तोड़फोड़ करनी पड़ी और जिन भ्रष्टाचारियों के लिए आप सीना ठोक करके आवाज उठा रहे थे, कार्यवाही करने की गारंटी दे रहे थे चिल्ला करके, बस सांस फूलनी बाकी रह गई थी, तो उन्हीं लोगों को फिर भाजपा में सम्मिलित करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ऐसी आवश्यकता, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि सरकार में उनको जगह देनी पड़ रही है? मैं कह रहा हूं कि चीजें बहुत साफ हैं और ये स्पष्ट है कि ये कोई महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए या महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए या महाराष्ट्र के किसी इशू के लिए इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और ना ना अजीत पवार साहब कोई महाराष्ट्र के इशू पे आज उनको लगा है एकदम से प्रेम महाराष्ट्र का जग गया, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ 2024 की वजह से हो रहा है, क्योंकि जैसा सूर्यवान जी ने कहा, जैसा धनंजय जी ने कहा कि 146 इस समय उनकी 288 में 146 146 के उनके डायरेक्ट सीधे सीधे उनके विधायक थे, कोई जरूरत नहीं थी उसके से ऐसी एक सरकार चलती हुई सरकार में दूसरी जगह स्प्लिट कराना, विधायक तोड़ना, विधायक तोड़ के इधर आना। आज भी वो जो विधायक हैं वो असमंजस की स्थिति में है, असमंजस दोनों तरफ है। आज भी कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि जो उनके 53 या 54 जो भी एनसीपी के विधायक हैं उसमें से कौन अजीत पवार के साथ है और कौन शरद पवार के साथ है, ये नंबर्स अभी तक किसी के पास नहीं हुए। और मैं एक दो चीजें जो मुझे समझ में आती हैं जो सोनेवाल जी ने कही और जो जिस तरफ ये बढ़ रहा है कि महाराष्ट्र की जनता बना भाजपा ना हो जाए, और वो भाजपा अपने कारणों से या भाजपा को ऐसी उसको लगता है कि सब चीजें ऐसी हो जाएंगी। कुछ चीजें हिंदी पट्टी से अलग ये जो राष्ट्र जो क्षेत्रीय दल हैं या जो हमारे हिंदी पट्टी के बाहर के राज्य हैं वो सोचते हैं, उसको भी जरा देखना होगा। मैं वहां से शुरू करने से पहले एक दो चीजें और बता दूं, ये महाराष्ट्र का अघाड़ी का क्या है। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जो आज अगर आप महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करिए, महाराष्ट्र के प्राइड की बात करिए, तो वो दो नाम आते हैं आज की करंट पॉलिटिक्स में। वो एक शरद पवार और एक उद्धव ठाकरे, इसके सिवा कोई नहीं आता है। शरद पवार बाला साहब के सिवा हम उनकी पॉलिसी से अग्री करें या ना करें, लेकिन अगर महाराष्ट्र के नेता की बात आती थी तो दो ही नाम, पहले बाला साहब आते थे, अब उद्धव ठाकरे ने अपने को उस जगह पे कहीं ना कहीं से स्थापित किया है। उद्धव ठाकरे का मैं दो तीन चीजें इसलिए बता दूं कि जो वो ओवरनाइट नहीं हुआ है। एक तो बाला साहब की लीगेसी है, दूसरा जिस तरह से उनको उनके साथ धोखा देके शिंदे ने उनको हटाया था वो सहानुभूति भी है, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट बात है जो शायद बहुत बहुत क्लियरली नहीं कहीं आती है, वो है उनका आचरण। जनरली ये माना जाता है कि शिवसेना के लोग होंगे तो टेढ़े होंगे, थोड़ा एग्रेसिव होंगे, मारपीट। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपना ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर का बंगलो छोड़ा था, मेरी याद में इस तरह का आचरण पिछले 10-20 साल में नहीं हुआ है। लोग अपना बंगला का छोड़, अरे सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने जाते हैं कि बंगला न छोड़ना पड़े। उस व्यक्ति ने अपने बंगले को इस्तीफा देने के साथ साथ छोड़ के चला गया था। तो एक चीज तो ये है। दूसरा, अगर बीजेपी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है तो बीएमसी का इलेक्शन क्यों नहीं करा रही है? अगर उद्धव ठाकरे किसी लायक नहीं है, उद्धव ठाकरे के पास कोई मैंडेट नहीं है, तो कराओ ना बीएमसी का इलेक्शन। एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट ने भी, आज ये सरकार चला रहे हैं वो दूसरी बात है, आज लोगों को भूलना है वो दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फॉर्मेशन को इलीगल कहा है। ये अब हम और आप भूल जाएं लोगों के दिमाग में, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द इट इज अ इलीगल गवर्नमेंट व्हिच इज रनिंग। अगर आज उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा नहीं दिया होता तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम उनको वापस रीइंस्टेट किए होते। उनकी परोसी हुई थाली को आप बेईमानी करके कोई और व्यक्ति उसका भोजन कर रहा है, ये कहीं ना कहीं है ही। अब एक और चीज देख लीजिए, दिक्कत क्या है कि महाराष्ट्र एक ऐसी जगह थी जहां इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां पे अभी तक, बिहार में, फिर धनंजय जी बिहार से आते हैं, मैं भी बिहार को अपनी स्टेट से ज्यादा जानता हूं, बिहार में फिर भी कहीं जीतन राम मांझी निकल आएंगे तो विवेक साहनी निकल आएंगे। महाराष्ट्र में इन तीनों दलों का जो समन्वय था उसमें आज तक ये लोग टूट के चले गए, वो अलग बात है,
लेकिन नेताओं के लेवल पे समन्वय में कोई दिक्कत नहीं है और सब लोग अपने अपनी चीजों को स्टिक करते हैं। अगर आपको याद हो सावरकर की बात तो राहुल गांधी ने बोला तो शरद पवार इंटरवीन किया और राहुल गांधी ने कहा ठीक है भाई ये आपकी बात है, हम इसको नहीं बोले। तो वो इतना इतना ठीक समन्वय एमबीए जैसा, अगर ऐसा समन्वय विपक्षी दलों में हो जाए तो बात ही क्या है। एक चीज और मैं याद दिला दूं, बहुत छोटा सा इंसिडेंट था, लोगों को याद नहीं रहता है। अकेली एक स्टेट थी जहां पे भारत जोड़ो यात्रा में उसके दोनों साथी लोग भी साथ चले थे, चाहे वो आदित्य ठाकरे जी हो चाहे सुप्रिया सुले हो। उन्होंने उस यात्रा के साथ अपना पूरा, बाकी जगह से ठीक है दूर से हम समर्थन दे रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, ये लोग साथ चले थे, स्टालिन साथ चले थे। ये भी ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक और चीज, आप कितना किसी को डराएंगे। आपने नवाब मलिक और उनको, मतलब आपने एनसीपी के सारे नेताओं को जेल में रख के उनको डराने का एक की लिमिट को और बढ़ा दिया है। आपने संजय राउत को जेल में डाला। आप इन दोनों दलों को अपने हिसाब से जितना तोड़ने की कोशिश कर सकते थे वो आपने तोड़ने की कोशिश की। और जैसा आपने कहा कि सबसे ज्यादा हम सब लोगों के लिए आश्चर्य वहां एक आदमी को लेके था, उसका नाम है प्रफुल्ल पटेल। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल की जो शरद पवार ने दिया था प्रफुल्ल पटेल को, अपनी अकेले आ जाएं तो प्रफुल्ल पटेल किस काम लायक है, यानी शरद पवार ने उनको जो भी जिस लायक होते उससे ज्यादा दिया था, केंद्र में उनको मंत्री बनाया था। लेकिन ये प्रफुल्ल पटेल ने का बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि उनके पुराने जो उन्होंने हेरा फेरी की है, एज मंत्री उन्होंने जो बेमानियां की हैं, उस बेमानी का आज मूल्य उनको चुकाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो फिर से उनको अंदर करने की बात है। देखिए एक चीज और इस देश में अच्छी हो रही है, ये अभी हम लोगों को शॉर्ट टर्म में जरूर बुरा लग रहा है भाई ऐसा क्यों हो रहा है और बड़ा खराब है और ये दिक्कत है। लेकिन ये जो बेईमान लोग हैं वो बेईमान लोगों के लिए एक वो है कि भाई इस तरह की बेईमानी करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ये मामला ठीक किया जाएगा। अब मैं एक दो चीजें बहुत छोटी छोटी बता दूं। बात इस समय देखिए, बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बीजेपी जब भी ये सब काम करती है तो वो क्षेत्रीय दलों को निगलती है, वो अजगर की तरह है। और इसके एक नहीं तमाम उदाहरण है। वो पंजाब से लेके आप कहीं की भी बात करें, वो अपने साथ जो छोटी, आप बिहार सबसे बड़ा लेटेस्ट एग्जाम्पल है। आप ये बताइए, बिहार में नीतीश कुमार को अपने साथ लाने के लिए जो पार्टी अपने सिटिंग एमपीज के टिकट काट के उस पार्टी को लेके आती है और 2 साल के बाद उस पार्टी को विधानसभा में वो कैसे हारे उसका पूरा जोर लगाती है। चिराग पासवान को पैसा देके, फंड देके और अपने साथ रख के उनके नीतीश कुमार का उनका सिंगल पॉइंट प्रोग्राम था चिराग पासवान का कि नीतीश कुमार के जेडीयू के लोगों को ज्यादा से ज्यादा हराओ। दैट वाज द सिंगल पॉइंट प्रोग्राम। तो ये तो अगर जिस तरह का व्यवहार जेडीयू करती, क्या दूसरा को समझ में नहीं आता है क्या। अब एक और चीज बात यह है कि ये जो जब आप ये काम करते हैं, जब आप बंगाल में जाके दीदी और दीदी करते हैं तो वो बंगाली अस्मिता का पोलराइजेशन अपने आप होता है। अगर आप वहां जाके दीदी और दीदी करते हैं ना तो वो आपको बाकी टीएमसी में ममता बनर्जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो एक एवरेज बंगाली का अपने आप वो पोलराइजेशन हो जाता है। जब आप कर्नाटक में जाके उनको बताते हैं तरह तरह की चीजें, उनके कर्नाटक होने का वो करते हैं तो कर्नाटक की अस्मिता, और ये हमने इलेक्शन में बार बार देखा। कर्नाटक जीतने का एक बड़ा कारण कर्नाटक के आपने येदियुरप्पा के साथ जिस तरह का व्यवहार किया और उसके बाद आपने टीपू सुल्तान को, आज एवरेज हिंदुस्तानी से बात करिए तो टीपू सुल्तान इज अ मैटर ऑफ प्राइड। वो मुसलमान नहीं है मेरे लिए। आप हर एक जगह गाली देके आपको लगता है कर्नाटक के व्यक्ति के लिए टीपू सुल्तान इज अ मैटर ऑफ प्राइड। आपने उस अस्मिता को ललकारा, क्या हुआ? आपने साउथ में गए, आपकी क्या हालत हुई? आपने तमिलनाडु में जाके आप क्या कर रहे हैं? आपको कुछ जगह नहीं मिलेगी तमिलनाडु में। आपका तेलंगाना में क्या हश्र है, आपका आंध्र प्रदेश में क्या हश्र है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जब अब आपने मराठी अस्मिता को ललकारा है, मराठी अस्मिता को आप बहुत कुछ कर रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूं कि मराठी अस्मिता को शरद पवार और उद्धव ठाकरे रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस आज मराठी अस्मिता के सिंबल नहीं है। एक समय और मैं एक दो चीजें कह के बात खत्म कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ चीजें शायद विपक्ष के पक्ष में बिना विपक्ष के प्रयास किए हो रहे हैं। आप इमेजिन करिए अगर अजीत पवार
इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता, टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, उस समय जाते तो ज्यादा डैमेज था कि अभी ज्यादा डैमेज? आप खुद पूछिए। दूसरा, दिक्कतें जो 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 शुरू हो रही हैं, दो दिक्कतें, बड़ी दिक्कतें हैं। मंत्रिमंडल में इस समय 9 हैं, 27 लोग हैं, 42 हो सकते हैं, 42, 15 लोग और बनने हैं। किस 5 को रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे? कल के दिन अगर 42 को ये सबको शपथ दिला देना, उसके दूसरे दिन ये जो भी ये कॉम्बिनेशन है, ये अपने आप ही टूट जाएगा। ये अपने आप टूट जाएगा। जिसको नहीं मिलेगा वो अपने घर चलेगा भाई, वो इनके यहाँ क्यों रहेगा? वो इनके यहाँ क्यों रहेगा? अंतिम बात एक और, अमित शाह को लगता है कि सबको डरा के धमका के ठीक लाइन पे ले आएंगे। भाई साहब, ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है, ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। आप, बहुत छोटी चीज थी, आपने गुजरात के अमूल दूध को घुसाने की कोशिश की थी कर्नाटका में, हश्र क्या हुआ? ये सारी चीजें मैटर करती हैं। उसी तरह से आपने महाराष्ट्र के जो स्टैब्लिश दो 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 तीन बड़े प्रोजेक्ट्स थे, उसको आप खींच के गुजरात ले गए। तो क्या गुजरात को ही जरूरत है उसकी इंडस्ट्री की? महाराष्ट्र को जरूरत नहीं है। ये मूल बातें हैं। लेकिन इससे बड़ा एक बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में है कि क्या बीजेपी का काम केवल वॉशिंग मशीन रह गया है कि सारे बेईमान, आप 2 दिन पहले तक सबको बेईमान बोलिए और आप क्या आ जाए तो वो शाह हो जाए, उसके बाद उनकी सब बेईमानी ईमानी पे पर्दा डाल दीजिए। लोग भी देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से केवल महाराष्ट्र नहीं, बीजेपी को वोट का नुकसान दूसरी स्टेट में भी हुआ है इस एक एक्शन को करने से, क्योंकि अजीत पवार जी हरदम ये वो वीक लिंक थे, हरदम वो कमजोर कड़ी थे, जिनके बारे में रोज स्टोरी छपती थी कि कब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, जाने वाले हैं, नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे। तो कोई स्ट्रॉन्ग विकेट नहीं गिरा है। मैं फिर बात ये कह रहा हूं, प्रफुल्ल पटेल का जाना, मुझे लगता है कि उन्होंने सही में शरद पवार को धोखा दिया है। आनंद सर, ये जो सारी बात हो रही थी, जिस तरीके से आजमी सर ने सवाल पूछा और सोनमणि जी का जवाब आया, ये पूरा सर खेल हुआ है किसके साथ हुआ है और किया है तो किसने किया है? ये जो सरदर्द ट्रांसफर करने वाली बात हो रही है, ये भाजपा इससे निपट कैसे पाएगी? नहीं, देखिए, मतलब मैं आधी बात से सहमत हूँ, आधी से नहीं सहमत हूँ। शरद पवार साहब के दोस्त हर जगह होते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उन्होंने दोस्त हर जगह बनाए। उन्होंने दोस्त भले आदमी भी बनाए, बुरे आदमी भी बनाए। ये वो सार्वजनिक रूप से भी कई जगह वो दोस्ती दिखाई देती है। लेकिन ये कहने के बाद मैं थोड़ा एक चीज पे दर्शकों का ध्यान भी डालना चाहूंगा। दिक्कत क्या है कि ये बीजेपी कुछ कर ले, अंत में तो मान लीजिए शरद पवार साहब के कहने से ये लोग उधर चले गए, लेकिन लोग तो तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे। तो प्रयास तो बीजेपी की तरफ से हो रहा था। अब उसमें उनकी कंसेंट है नहीं है, वो एक अलग इश्यू हो सकता है। आज सुबह से चर्चा चलनी शुरू हो गई कि नीतीश कुमार बीजेपी में जा रहे हैं। ये सुबह से आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि अब नीतीश कुमार को भी बीजेपी में ले जा रहे हैं। ये प्राइमरली लोगों के बीच में, जो हम और आप बैठे हो ना, तो आपके और हमारे बीच में कोई ये गलतफहमी हो जाए, हमें और आपको ये लगे कि नहीं हम आपके ऊपर शक करें, आप, ये बीजेपी की पुरानी टैक्टिस है। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं और सब्जी से पूछ रहा हूं। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के बाद 2 नंबर पे सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा सीटें वहां पे 48 सीटें, 41 सीटें वहां पे बीजेपी शिवसेना गठबंधन की आई थी। और 5 सीटें इनकी आई थी, एनसीपी और कांग्रेस मिला के एनसीपी 4 वो 1। मुझे अभी तक कोई ये नहीं बता पाया है कि ये 41 से 42 तो होने का कहीं दूर दूर तक नहीं है। डिबेट ये हो सकती है कि 40 होंगी कि 4 होंगी, क्योंकि अब एक बड़ा पक्ष है जो ये कहता है कि डबल फिगर नहीं पहुंचेंगी। क्योंकि अगर ये 4 हो जा रही हैं तो 303 से केवल महाराष्ट्र ही इनको रोक दे रहा। देखिए, यूपी आज की तारीख में एज इट स्टैंड्स टुडे, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं रुक रही। अगर उनकी 62-64 आई थी, लोग कहते हैं कि नहीं इतनी नहीं आएंगी, लेकिन इनकी उससे ज्यादा भी आ सकती है। जो जिस तरह का अखिलेश जी उनको चैलेंज नहीं कर रहे हैं। एक चीज और जरा देखिए, आज एक और चीज जो मुझे महाराष्ट्र में लगती है, जो अब बड़ी दिक्कत हो गई है बीजेपी के लिए। आप हाल के दिनों में देखेंगे कि अब लोकतंत्र में भी लोग अब फ्रैक्चर्ड मैंडेट देना धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अगर आपने देखा हिमाचल प्रदेश में एक क्लियर मेजॉरिटी, भाई ये तुम लोग इधर उधर से करके बनाते हो, तो वो उधर लेके कुछ पैसा भागता है, वो उधर पैसा भागता है, तो तुम कहते हो कि साहब सरकार कैसे, अब तो ये सार्वजनिक रूप से है ना कि हम सरकार कैसे चलाएं।
तो हमें इनको इकट्ठा करना है, इसलिए हमें सरकार। अब लोगों ने क्लियर मैंडेट देना शुरू कर दिया। पिछले 1-2 साल से अगर आप देखिए तो मैंडेट क्लियर हो रहा है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट अब नहीं हो रहा है। तो मुझे भी यहाँ पे लगता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो, वो क्लियर मैंडेट आएगा। एक बात और लोग कह रहे हैं शरद पवार जी के लिए कि भाई उनकी 84 साल उम्र हो गई, स्वास्थ्य। खड़गे की भी 84 साल उम्र है। खड़गे जी 1 साल पुराने खड़गे जी को देख लीजिए और 1 साल इस खड़गे जी को देख लीजिए, बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, भाषा देख लीजिए, आक्रामकता देख लीजिए। तो और आज शरद पवार भी जानते हैं कि अगले 100 साल नहीं जिंदा है। अगर आप ये देखिए तो आज मैं एज अ नेता एंड एज अ फादर, शरद पवार के 2 काम है। जो उनकी इज्जत इस देश में 4 एमपी होने के बाद भी उनको कहा जाता था कि नहीं इनको यूपीए का कन्वीनर बना देना चाहिए, 4 एमपी, और कभी उनके 10-15-20 एमपी नहीं आए। लेकिन देश की राजनीति में अपना स्थान वो बनाए हुए थे, जहां पे उनको एक एज अ पेट्रन, एज समवन हु कैन गाइड, उस तरह की स्थिति में वो रखे जाते थे। क्या जरूरत थी, दौड़ के जाना पड़ा था ना मोदी को उनके जन्मदिन वाले कार्यक्रम में, भाई कि ये गुरुदेव हैं या गुरु, जाना पड़ा था ना। ये हैसियत नहीं थी कि ना जाए। कहना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि शरद पवार का अपना एक है, लेकिन आज उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पहला राष्ट्र के स्तर पे कह लीजिए, राज्य के स्तर पे कह लीजिए, उनको एनसीपी को फिर उस स्थान में लाने की कोशिश करेंगे कि जब वो ना रहे तो कम से कम वो ताकत अगले 10-20-25 साल रहे। दूसरा, सुप्रिया सूले की जो नेतृत्व है उसको कोई चैलेंज करने वाला ना हो। और ये शायद अब वो बाय डिजाइन है कि बाय चांस है, ना वहां प्रफुल्ल पटेल है, ना वहां अजीत पवार है, अब वहां सुप्रिया सूले हैं, महिला हैं, अच्छा बोलती हैं। उनको हम लोगों ने इंटरनेशनल राष्ट्र की राजनीति में देखा है, राज्य की राजनीति में उनको भी अपने को प्रूव करना है। तो ये केवल उनका नहीं है, ये चैलेंज सुप्रिया सूले के लिए भी है। और सुप्रिया सूले का अगर वो निकलती हैं तो एक इनडायरेक्ट कनेक्ट महिलाओं का बहुत बड़ा कनेक्ट हो जाता है। जो ममता बनर्जी को एडवांटेज है, जो मायावती को एडवांटेज है, वो एडवांटेज बिना कहे सुप्रिया सूले की वजह से एनसीपी को और इनडायरेक्टली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को भी मिलता ही मुझे लगता है। लास्ट बात मैं कह के खत्म करूंगा, इसका मूल उद्देश्य जो मुझे लगता है, जो कल आप गोदी मीडिया पे अगर देखें तो उनकी भाषा ये थी, इसका मूल उद्देश्य ये था कि विपक्षी एकता की हवा निकाल दी। ये कल टर्म यूज हो रहा था। तो मूल उद्देश्य ये था कि विपक्षी उसकी हवा निकल गई, लेकिन हवा किसकी निकली है ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। थैंक यू।